Hello friends, I am Dr. Dishan, and in series of my lecture I am continuously talking about human system, and today we discuss about digestive system part 4. तो पार्ट 4 के अंदर अपन जो ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन सैलाइवरी ग्लैंड और पेंक्रियाज एंड लीवर, इनको अपन कवर कर चुके थे। क्लियर? तो अब अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके बारे में बताता हूँ मैं। तो गैस्ट्रिक मीन्स क्या होता है? गैस्ट्रो या गैस्ट्रिक वर्ड हमेशा स्टमक के लिए आता है। क्लियर? और ग्लैंड तो है कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जो कि कोई ना कोई सिक्रीशन सिक्रीट करे और उसका कोई ना कोई फंक्शन हो। क्लियर? तो स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स होती है या ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जो कि कोई ना कोई सिक्रीशन सिक्रीट करेगा, और वो सिक्रीशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डाइजेशन में हेल्प करेगा। क्लियर? तो उन ग्लैंड्स को अपन क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। लिखा हुआ है अबाउट 35 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन द म्यूकोजा लेयर ऑफ स्टमक। तो ये तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया। नॉर्मल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कितनी होती है? लगभग 35 मिलियन होती है। नेक्स्ट लिखा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। और वो मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पे देखने को मिलता है, और वो कौन कौन सी है उसको देखते हैं। एक है म्यूकस सेल जिसको अपन गॉबलेट सेल्स भी बोलते हैं। सेकेंड है पेप्टिक सेल जिसको अपन चीफ सेल और जाइमोजेनिक सेल या जाइमोजन सेल बोलते हैं। और थर्ड जो है वो है पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है म्यूकस सेल या गॉबलेट सेल। तो लिखा है these cells secrete mucus which forms a thick layer on the inner surface of the stomach and protects it from the action of hydrochloric acid means HCl here under normal condition। तो आपको पता होगा जैसे ये अपना स्टमक है, ये अपना स्टमक है, तो स्टमक के अंदर HCl एसिड प्रोड्यूस होता है, और HCl जो है उसकी पीएच बहुत कम होती है, लगभग 1.8 के अप्रोक्स चली जाती है। ठीक है? 0 to 2 के बीच में वेरी करती है। तो इतनी कम पीएच मतलब ये एसिड जो है वो हाईली हाईली एसिडिक इन नेचर है। क्लियर? तो यहाँ पे एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इतनी एसिडिटी बढ़ जाती है कि उस एसिड की वजह से, क्योंकि एसिड कोरोसिव नेचर का होता है, तो वो स्टमक की वॉल को डैमेज पहुंचा सकता है। क्लियर? उस डैमेज से बचने के लिए स्टमक के अंदर क्या होती है? म्यूकस की कोटिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। और वो म्यूकस की कोटिंग किसकी वजह से होती है? जो म्यूकस सेल्स होती है वो म्यूकस प्रोड्यूस करती है, और उसकी कोटिंग देखने को मिलती है जो कि इस HCl के कोरोसिव इफेक्ट से स्टमक की जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनको बचाती है डैमेज होने से। क्लियर? सेकंड दे रखा है पेप्टिक और चीफ सेल और जाइमोजेनिक सेल्स। तो ये क्या होता है? लिखा है दी सेल्स सिक्रीट द प्रो एंजाइम्स पेप्सिनोजन। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्रो एंजाइम क्या होता है। देखो, प्रो एंजाइम एंजाइम की वो फॉर्म होती है जो कि एक्टिवेटेड नहीं होती, यानी इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है। वो प्रेजेंट तो होती है लेकिन वो फंक्शनल फॉर्म में नहीं होती। जैसे एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? कैटालिटिक फंक्शन होता है, वो किसी भी रिएक्शन को फास्ट करवाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। ठीक है? कम टाइम में प्रोडक्ट का नंबर बढ़ा देता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। ये एंजाइम का फंक्शन है। तो पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन एक इनएक्टिवेटेड एंजाइम है जो कि आगे चल करके एक्टिव होगा HCl की वजह से। अपन देखेंगे आगे स्लाइड में आएगा। ठीक है? और जनरली जो प्रो एंजाइम्स होते हैं ना, उनके पीछे ओजन वर्ड आपको देखने को मिलेगा, या कोई भी इनएक्टिवेटेड फॉर्म होगी उसमें जनरली ये देखने को मिलता है। जैसे पेप्सिनोजन हो गया एक एग्जांपल। इसी तरीके से फिब्रिनोजन हो गया, उसमें फिब्रिन उसकी एक्टिव फॉर्म होती है और फिब्रिनोजन उसका इनएक्टिव फॉर्म होता है।
तो आपको ये वर्ड पीछे की तरफ देखने को मिलता है सफिक्स के फॉर्म में। क्लियर? तो प्रो एंजाइम समझ गए, इनएक्टिवेटेड एंजाइम। क्लियर? और ये जो एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, वो आगे HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एक तरह का प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अपना जो स्टमक होता है उसमें मेनली प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है मेनली। तो इसलिए यहाँ पे ये आपने देखा पेप्सिन एंजाइम या पेप्सिनोजन एंजाइम, जो कि किसके थ्रू सिक्रेट होता है? पेप्टिक सेल, चीफ सेल और जाइमोजेनिक सेल्स, इनके ये नाम है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल की अपन बात करें तो वो सेल होती है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl प्रोड्यूस करती है। ठीक है? और इसके साथ में ये कैसस इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये कैसस इंट्रिंसिक फैक्टर जो है एक तरह की ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जो कि विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामीन जिसका नेम होता है, विटामिन B12 को अपन साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं, साइनोकोबाला, उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कैसे करता है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे ये स्टमक की वॉल है, इनर वॉल है, क्लियर? ये आउटर वॉल हो गई और ये इनर वॉल होगी, अंदर की वॉल होगी। तो मान लो यहाँ पे विटामिन B12 आया है, तो इसकी इनर मेम्ब्रेन पे क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिसको अपन बोलते हैं IF। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो अपन IF बोलते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर एक तरह की ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है। अब यही क्या करती है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, यानी वो उसको एब्जॉर्ब करवा करके और ब्लड में डालती है। तो ये कहाँ चला जाता है? ब्लड में चला जाता है। ठीक है? तो जो विटामिन B12 ल्यूमन के अंदर है, स्टमक की ल्यूमन के अंदर है, का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो IF के थ्रू होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू, कैसस इंट्रिंसिक फैक्टर। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। यदि विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामीन की कमी हो जाए ना, तो एक स्पेशल टाइप का एनीमिया जिसको पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं, वो हो जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तो ये आप हायर क्लासेस में देखोगे। यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, सरफेस सरफेस बता रहा हूँ। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल है HCl क्यों रिलीज करती है? ये HCl जाकर के स्टमक की पीएच को क्या कर देता है? चेंज करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो पेप्सिनोजन एंजाइम है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और पेप्सिन आगे चल के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जो कि अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। अब देखो, जैसे ये स्टमक है और ये स्टमक की इंटरनल स्ट्रक्चर है, और इसी की यहाँ से आप देखो तो क्रॉस सेक्शन को दिखाया है। ठीक है? तो आप यहाँ पे देखो कि तो सबसे बाहर की तरफ आपको, जैसे मैंने आपको एक नॉर्मल GIT का एक जनरल क्रॉस सेक्शन बताया था, तो मैंने बताया था सबसे बाहर सीरोजा मिलती है, देन उसके बाद मस्कुलरिस लेयर होती है, देन उसके बाद में सब म्यूकोजा आती है, म्यूकोजा लास्ट में आती है, और देन ल्यूमन बीच में देखने को मिलती है। वैसा स्टमक के अंदर है। स्टमक में सबसे बाहर की तरफ सीरोजा देखने को मिलेगी, फिर मस्कुलर लेयर देखने को मिलेगी, और स्टमक में एक मैंने बताया था लॉन्गिट्यूडाइनल मस्कुलर लेयर, और CML मतलब सर्कुलर मस्कुलर लेयर के अलावा एक ऑब्लिक मस्कुलर लेयर भी प्रेजेंट होता है। ये ना, जो उसमें जो चार्निंग मूवमेंट्स होती है उन उसमें ये हेल्प करता है। तो इसी तरीके से अपन बात करें तो जब इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो सब म्यूकोजा, और देन उसके बाद में अंदर की तरफ क्या मिलता है? म्यूकोजा। इसके बाहर की तरफ क्या मिलेगी? वो म्यूकोज की मस्कुलर लेयर, और उसके बाहर क्या मिलेगी? सीरोजा वाली लेयर मिलेगी। तो सबसे पहले सीरोजा, फिर उसके अंदर की तरफ मस्कुलरिस लेयर, फिर सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। म्यूकोजा में आप देखोगे तो अंदर की वॉल जैसे फोल्ड हुई हुई है ना? और ये फोल्ड ही, ये जो आपको फोल्ड दिखाई दे रहा है, इसको देखो, इसने बड़ा करके दिखाया है। फोल्ड को ये अपन देखें तो इसमें सेल्स की लेयर देखने को मिल रही है, एपिथेलियल सेल्स। और यही सेल जो होती है, इनमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो कि सिक्रीशन का काम करती हैं, कोई ना कोई सब्सटेंस सीक्रेट करती है, और वो सब्सटेंस जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। उनको अपन क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव जूस बोल देते हैं।
और किससे सिक्रीट हो रहा है, स्टमक से सिक्रीट हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोल देंगे, गैस्ट्रिक जूस। तो अब इस स्ट्रक्चर को, ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ तो देखो, यहाँ पे ये सेल्स की कंटिन्यूस स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या है, गैस्ट्रिक पिट है। और ये गैस्ट्रिक पिट क्या कर रही है, यहाँ पे अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, फोल्डिंग हो रहा है, इन्वेजिलेशन हो रहा है। और उस इन्वेजिनेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है, उनके क्या क्या सिक्रीशन होता है, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखो, सबसे दे रखा है कि यहाँ पे म्यूकस सेल्स होती है, और म्यूकस सेल्स क्या करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, जो कि स्टमक की जो लेयर होती है उसको कोट करता है, जो कि एचसीएल के कोरोसिव इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है स्टमक को। इसके अलावा यहाँ ये भी म्यूकस की सेल है, तो ये सरफेस की है, ये थोड़ी डीप मिल रही है, इसको अपन ने बोल दिया। ये भी वही है, क्लियर। दोनों का काम क्या है, सेम ही है, म्यूकस सिक्रेट करना, यानी दोनों एक ही है, म्यूकस सेल्स है, क्लियर। फिर उसके बाद में आपने पेराइटल सेल के बारे में देखा था। पेराइटल सेल जिसको अपन ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, HCl जिसको अपन बोलते हैं, वो रिलीज करवाता है, बनाता है। इसके अलावा कैसस इंटेंसिंग फैक्टर आपको पता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मैंने आपको बताया था चीफ सेल या फिर जाइमोजेनिक सेल, है ना। तो ये सेल्स क्या करती है, पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम का सिक्रीशन करती है। लाइपेज पता ना, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो वो दोनों सिक्रेट करती है। पेप्सिनोजन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, गैस्ट्रिक लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। लाइपेज क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, और पेप्सिनोजन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इससे पहले यदि मैंने गलत वर्ड यूज़ कर लिया तो सॉरी, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पेप्सिनोजन आगे पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, जबकि गैस्ट्रिक लाइपेज स्टमक से सिक्रेट होने वाला लाइपेज एंजाइम है, और लाइपेज जो होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। हालांकि अपन आगे देखेंगे कि जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता स्टमक के अंदर, क्यों, वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है जी सेल। जी सेल एक स्पेशल टाइप की एंडोक्राइन सेल होती है, जो कि एक हार्मोन जिसको गैस्ट्रिन हार्मोन बोलते हैं वो रिलीज करवाता है। ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो जीआईटी की एक्टिविटी को एनहांस करता है। जीआईटी की एक्टिविटी को, जीआईटी के जो सिक्रीशन है उसको एनहांस करता है। तो जब कोई डाइजेशन होने के लिए कोई सब्सटेंस आता है, तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन एक्टिव होता है, जो कि जीआईटी की एक्टिविटी बढ़ाता है, और जो जूस है जीआईटी के, गैस्ट्रिक जूस इसको बोलते हैं, उसके सिक्रीशन को मतलब बढ़ाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड कम। तो आपको पोजीशन पता चल गई क्या क्या है, सारा कुछ क्लियर। ये सारी एपिथेलियल सेल्स ही हैं जो मॉडिफाइड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ HCl। अब जो वो सेल जो होती है ऑक्जेंटिक सेल, वो जो HCl रिलीज करती है उसके क्या क्या फंक्शन है। तो वेरी फर्स्ट फंक्शन यहाँ गिवन है कि नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिवेट प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। किस तरीके से करती है, पेप्सिनोजन प्रेजेंट होता है, और जैसे ही HCl आता है तो वो पीएच को चेंज कर देता है, लगभग 1.8 के आस पीएच ले जाता है, और वो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। देन HCl एक एसिड है, और आपको पता है एसिड जो, और हाईली कॉन्सेंट्रेट और हाई स्ट्रेंथ का एसिड है, कि पावर बहुत हाई है, एसिड की नेचर है, स्ट्रेंथ बहुत बहुत ज़्यादा हाई है इसकी, ठीक है ना। तो ये फूड को सॉफ्ट कर देता है। यदि ये फूड है मान लो, और उस पर यदि एसिड आता है, तो आपको पता है एसिड कोरोसिव नेचर का होता है, और वो जो मॉलिक्यूल उसको सॉफ्ट कर देता है। सॉफ्ट मतलब उसको एकदम लूज कर देता है, जिससे वो डाइजेशन के लिए प्रिपेयर हो जाता है, और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होने में उसको ईजी रहता है। और फूड पार्टिकल जितना अच्छा, डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन का मतलब ये कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में कन्वर्ट होना। सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है, उस पर एंजाइम इजीली एक्ट कर सकते हैं, और डाइजेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। तो ये फूड को सॉफ्ट कर देता है। देन उसके बाद में इट किल्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल बैक्टीरिया इंजेस्टेड विद द फूड एंड डिसइंफेक्ट द फूड। तो इसका मतलब ये है कि एसिडिक नेचर के अंदर आने पर उस फूड के साथ में यदि कोई बैक्टीरिया या कोई माइक्रोफ्लोरा वगैरह है,
तो वो एसिडिक कंडीशन की वजह से क्या हो जाती है, मर जाती है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाते हैं। तो अपन डेली रूटीन में कुछ भी खाते हैं तो वो टोटली हाइजेनिक तो होता नहीं है, उसमें बहुत सारे पैथोजेंस, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो अपनी बॉडी की ये केमिकल बायोकेमिकल फिजियोलॉजी की वजह से ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है, और अपन जो भी डिजीज वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं उससे अपन बच सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, इट मेक्स द फूड एसिडिक, पीएच दे रखा है 1.8, विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तो क्या होता है, HCl आता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन यानी पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो देखो यहाँ पे आपको पता रहेगा कि यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन कैसे हो रहा है। हालांकि प्रोटीन का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, ये जितना भी डाइजेशन है अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे से अपन ग्लैंड्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, उनके एंजाइम्स के बारे में और किस तरीके से वो डाइजेस्ट करते हैं उसके बारे में अपन अपनी नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन देखें, ये वो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था, some amount of gastric lipase is also present in gastric juice but its action is limited। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो स्टमक होता है ना, उससे लाइपेज एंजाइम सिक्रीट होता है। ठीक है? और मैंने आपको बताया कि जो लाइपेज एंजाइम होता है वो फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। लेकिन मेनली फैट का डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब ऐसा क्यों है कि स्टमक के अंदर लाइपेज एंजाइम सीक्रेट होता है जिसको अपन गैस्ट्रिक लाइपेज बोलते हैं, वो लाइपेज एंजाइम आ रहा है फिर भी फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन वही जब इंटेस्टाइन के अंदर अपन देखेंगे पैंक्रियाटिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, तब उस टाइम फैट का डाइजेशन वो लाइपेज एंजाइम करवा देगा। तो क्या फर्क होगा स्टमक के अंदर आने वाली फैट में और इंटेस्टाइन की अंदर आने वाली फैट में, जो कि उसके डाइजेशन को एनहांस कर देती है? उसका रीजन ये है कि स्टमक के अंदर बाइल नहीं आता है, स्टमक के अंदर बाइल नहीं आता। बाइल कहाँ आता है, ड्यूडेनम में आता है। लीवर से बाइल जहाँ पहुंचता है वो ड्यूडेनम होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन होता है। स्टमक में बाइल नहीं आता, और बाइल का फंक्शन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बता देता हूँ। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जो मैक्रो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं या जिसको अपन कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, वो माइक्रो माइक्रो फैट ग्लोब्यूल्स या मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, जो कि सिंपल फॉर्म होती है। और उसी को अपन क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। या सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इमल्सिफिकेशन जो है वो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट है वो सॉफ्ट कर देना सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो स्टमक के अंदर बाइल नहीं आता, तो बाइल नहीं आएगा तो वो फैट को सॉफ्ट भी नहीं करेगा। और जैसे बाइल जैसे ये मैक्रो मॉलिक्यूल था वो सिंपल मॉलिक्यूल में नहीं टूटेगा, तो इन पे एंजाइम्स भी अच्छे से एक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है और इनका सरफेस एरिया अब बढ़ चुका है। सरफेस एरिया बढ़ने से एंजाइम चारों तरफ से एक्ट करता है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, जैसे ये एक फैट का माइक्रो मॉलिक्यूल है, तो अब इस पे एंजाइम चारों तरफ से एक्ट करेगा इफेक्टिवली और इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर देगा। बात समझ आ गई आप सबको? तो इमल्सिफिकेशन स्टमक में नहीं होता, और जब तक इमल्सिफिकेशन नहीं होता तब तक लाइपेज एंजाइम फैट पे काम नहीं कर सकता, यानी अच्छे से उस पर एक्ट नहीं कर सकता। यही जब अपन ड्यूडेनम की बात करते हैं तो वहां पे लीवर से क्या आता है, बाइल आता है, और बाइल आने से वहां की जो फैट है वो सॉफ्ट होती है बाइल की वजह से। क्लियर? मतलब उसका सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, उसका इमल्सिफिकेशन हो जाता है। अब उस पर लाइपेज एंजाइम एक्ट करता है चारों तरफ से और उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है। तो मेनली फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होते हुए भी फैट का डाइजेशन इतना इफेक्टिवली नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, समझने लायक पॉइंट है।
नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो इंटेस्टाइनल का मतलब क्या था, या इसको एंटरिक ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो इंटेस्टाइनल बोलो चाहे एंटरिक ग्लैंड बोलो, अपनी इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है या जो ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पर्टिकुलर सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, उसमें जो एंजाइम्स होते हैं, जो म्यूकस होती है, मतलब जो भी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनको अपन डाइजेस्ट एंटरिक ग्लैंड्स या इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं। उनके सिक्रीशन को एंटरिक सिक्रीशन या इंटेस्टाइनल सिक्रीशन के नाम से जानते हैं। तो लिखा हुआ है द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन contain glands which secrete intestinal juice also known as succus entericus। या ये ध्यान रखना, जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, सक्कस एंटेरिकस। और इस सक्कस एंटेरिकस के अंदर हर तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, ठीक है ना, डीएनए को, आरएनए को, जिनको अपन न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, इन सबको डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। और वही वैसे ही ये ग्लैंड्स होती है जैसे कि अभी अपन ने देखा, अभी अपन स्टमक की वॉल में देखा, वो क्या होता है, इंटेस्टाइन की वॉल में होता है। उसको अपन करके देखेंगे ना, क्रॉस सेक्शन से उसका एक पार्ट निकाल के देखेंगे, तो आपको भी इस तरीके से क्रिप्ट्स नजर आ जाएगी इस तरीके से, और उस पर इस तरीके से सेल लगी हुई आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो एपिथेलियस है, सेम टू सेम जैसा अभी अपन ने देखा कहाँ पे, स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड में। सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे देखने को मिलता है, म्यूकोजा वाली लेयर पे। नेक्स्ट है द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। आपको पता होगा जब इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होता है तो मैक्सिमम जो मेजर डाइजेशन होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और डाइजेशन में क्या होता है, यदि कोई कार्बोहाइड्रेट है, से मैं आपको बात करता हूँ, तो उसकी सबसे सिंपल फॉर्म उसका क्या होगा, सबसे सिंपलेस्ट यानी उसकी मोनोसेक्राइड यूनिट हो जाएगी, तो अपने मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। और सबसे फेमस मोनोसेक्राइड जो रहता है जनरली, वैसे तो बहुत है, लेकिन जैसे फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, है ना, तो है, लेकिन सबसे फेमस क्या रहता है, ग्लूकोज ही रहता है। ठीक है, तो ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड का टाइप है, एक एग्जाम्पल कह सकते हो। ठीक है। इस तरीके से आप जब प्रोटीन देखोगे तो प्रोटीन की सबसे सिंपलेस्ट यूनिट क्या है, मतलब प्रोटीन किससे मिलके बना है, अमाइनो एसिड से मिलके बना है। और अमाइनो एसिड बहुत तरह के होते हैं। इस तरीके से आप फैट की बात करो, जब फैट सबसे अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटती है तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनाती है। ठीक है। तो ये सर आप हायर क्लासेस में एक बायोमोलिक्यूल चैप्टर आएगा, उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पे आपके सरफेस पे है तो मैं आपको सरफेस सरफेस का बता रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से डाइजेशन यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को इस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब अप बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, क्योंकि डाइजेशन वहाँ होता है के बाद में, जैसे जेजुनम और इलियम की वॉल होती है उस पर विलाई प्रेजेंट होती है, जो कि जो डाइजेस्टेड फूड है, ये जो ग्लूकोज अमाइनो एसिड, इनको एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देती है। तो एब्जॉर्प्शन मैंने पहले भी बताया कि जो इंटेस्टाइन की ल्यूमन होती है, वहाँ से जो डाइजेस्ट हो गए जो डाइजेस्ट हो गए ना न्यूट्रिएंट, ना जो फूड डाइजेस्ट हो गया, उन डाइजेस्टेड फूड को, उन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के अंदर डालना, ब्लड सर्कुलेशन में डालना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो इंटेस्टाइन की वॉल में ही एब्जॉर्प्शन होता है। समझ गए। नेक्स्ट है एक नोट दे रखा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वेरी फर्स्ट पोर्शन होता है का, मतलब लेंथ लगभग 25 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होता है, तो सी शेप का कर्व होता है। तो उसमें जिसको अपन ड्यूडेनम बोलते हैं, इस ड्यूडेनम के अंदर एक स्पेशल टाइप की कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है उसकी सब म्यूकोजा के अंदर, इसमें सब म्यूकोजा के अंदर, सब म्यूकोजा लेयर में। अब आपको पता होगा ना, फिर भी बता देता हूँ, ये इंटेस्टाइन है या जीआईटी का पार्ट है, और इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो सबसे बाहर की लेयर जो देखने को मिलती है वो सीरोजा, उसके बाद मस्कुलेरिस लेयर या मसल्स लेयर होती है। ठीक है? तो उसके बाद में सब म्यूकोजा आती है, सब म्यूकोजा लेयर, फिर उसके बाद में म्यूकोजा लेयर आती है। ठीक है। और उसके अंदर का पार्ट ल्यूमन होता है।
फिर उसके बाद ल्यूमन अपने को देखने को मिलती है। तो बाहर से अंदर की तरफ ये सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो ये जो ग्लैंड्स होती है सब म्यूकोजा लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है, ये ब्रूनर ग्लैंड्स जो है वो एल्केलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती है, एल्केलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती है। और ये एल्केलाइन फ्लूइड कहाँ सिक्रीट होगा, ड्यूडेनम यानी इंटेस्टाइन के अंदर। और आपको पता है ये इस एल्केलाइन फ्लूइड का क्या फंक्शन होगा, वो फंक्शन ये होगा कि स्टमक से जो फूड आएगा, स्टमक से जो फूड आएगा के अंदर क्या मिक्स होगा, HCl, जो कि क्या है, एक तरह का एसिड है। क्या है, एसिड है। और वो कोरोसिव नेचर होता है, हाईली एसिडिक स्ट्रेंथ होती है HCl की। तो जैसे ही ड्यूडेनम के अंदर आएगा तो ड्यूडेनम की वॉल में जो सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल है, उसको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ठीक है ना, डैमेज कर सकता है ना। तो उस डैमेज से बचने के लिए ये ब्रूनर ग्लैंड एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती है। ये एल्कलाइन फ्लूइड है ना, उस HCl के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है, क्योंकि आपको पता है एसिड बेस के साथ आता है तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, मामला न्यूट्रल हो जाता है। क्लियर। तो जब न्यूट्रल हो जाएगा तो वो स्टमक से आने वाला जो फूड है वो इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज नहीं कर पाएगा। क्लियर। इसके अलावा जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स, यानी वो एपिथेलियल सेल जो होती है, जनरली सिंपल कॉलमनार सेल्स होती है, मेनली स्ट्रक्चर सेल्स होती है। और इन्हीं सेल्स के अंदर, मतलब सिंपल कॉलमनार सेल्स के अंदर ही मॉडिफिकेशन होने से अदर सेल्स बनती है। इसमें कौन कौन सी सेल है, एंटेरोसाइट्स, एंटेरोसाइट इंटेस्टाइन की सेल्स है, जो कि वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रेट करती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है। इसी तरीके से पेनेट सेल अपने सिक्रीशन इंटेस्टाइन वॉल में सिक्रेट करती है, जो कि अपने इंटेस्टाइन के माइक्रोफ्लोरा को मेंटेन करता है। अपने इंटेस्टाइन के अंदर अच्छे गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो एक तरह का इम्यूनिटी, इस तरीके से इम्यून सिस्टम अपनी गट का, अपने GIT का इस तरीके से इम्यून सिस्टम सेट करता है, जिससे अपने जो बैड बैक्टीरिया या बैड माइक्रो फ्लोरा है वो तो ख़त्म हो जाते हैं, और गुड माइक्रो फ्लोरा है वो प्रमोट होते हैं। तो पैनेट सेल एक्चुअल में गट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है। तो जो गट का नीके बनता है वो मेंटेन रखता है। तो इसके बाद में गॉबलेट सेल, आपको पता है ये म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है, तो ये म्यूकस को सिक्रेट करती है। तो मैंने यहाँ पे इस लेक्चर में आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया है, उनसे सिक्रेट होने वाले एंजाइम्स के बारे में नहीं, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फर्स्ट अपने जो थर्ड पोर्शन था, पार्ट 3 था, उसके अंदर लीवर, सैलाइवरी ग्लैंड और पेंक्रियाज को देखा था। और आज अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड और मतलब इंटेस्टाइनल ग्लैंड को देखा है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरे जो वीडियो है उनका कंटेंट रियल में बहुत सही लगता है और आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ उसे, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे इस वीडियो को फैला दो, ऐसा नहीं कहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो ज़रूरतमंद बच्चा है, जो स्टूडेंट है, जिसको ये नीड है, क्योंकि अ, जो टाइम चल रहा है उसमें बहुत बच्चों की स्टडी पे इफ़ेक्ट पड़ा है। तो इसीलिए मेरा प्रयास भी यही है कि उन बच्चों तक एजुकेशन अच्छे से मिल जाए उनको, और उनके एग्ज़ाम्स अच्छे से हो जाए। तो मैं इसीलिए इतना शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट के साथ मैं बताता हूँ। तो प्लीज़ मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, कि आप उन बच्चों तक इसको ज़रूर शेयर कर दें इनको इसकी एक्चुअल ज़रूरत है। क्लियर। लाइक डिसलाइक ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक जेन्युइन बच्चे तक इसको पहुंचाएं ताकि उसकी हेल्प हो सके, बस दैट्स इट। और मेरा कुछ नहीं, मैं इसी इसी पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ। क्लियर। थैंक यू सो मच।